हाँ जी, तो शुरू करते हैं एक और नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है सर्विस कॉस्टिंग, ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एज वेल। अब सर्विस कॉस्टिंग वो चैप्टर है जहां पे आप बात कर रहे हैं अबाउट सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में एक तरह से आप कॉस्ट शीट ही बनाएंगे, लेकिन वो कॉस्ट शीट बनाने की एक प्रेजेंटेशन स्टाइल है। एट द एंड हमें कॉस्ट पर यूनिट जो यहाँ कैलकुलेट करना होता है, उसमें भी हल्का सा पेच है। वो पेच ये है कि यहाँ पे जो यूनिट्स होते हैं वो कंपाउंड यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा इस पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत सारी जगहों पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। ब्रैकेट के अंदर आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस दिखानी पड़ती है, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें आमतौर पे मैंने देखे हैं या तो जिनके थोड़े बहुत मैथमेटिकल ग्राइंडिंग अच्छी है वो लोग बढ़िया करते हैं, और जिनकी नहीं है उनको बहुत डर लगने लग जाता है इन टॉपिक से। खास करके किस तरह से हम डीजल की कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डीजल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, या फिर में और छोटे मोटे सन्ड्रीज लुब्रिकेंट ये सब के खर्चे कई बार आ जाते हैं, जिनकी कैलकुलेशन कैसे होगी उसमें थोड़ा सा टेंशन जरूर रहता है। बट ये वो चैप्टर है जहां पे मुझे लगता है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करके इस पूरे चैप्टर को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाँ, एकदम सही सुना आपने, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक डेडिकेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, और डेडिकेटेड क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 7 to 8 मार्क्स के बीच में, ठीक है ना। कभी 8 में आएगा, कभी 7 में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अब ये भी मैं बता दूं कि सर्विस कॉस्टिंग में हम लोगों ने पिछले 6 टर्म्स में 6 बार देखा है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, एंड आगे भी लगते हैं एकदम आएंगे, तो इस चैप्टर को हल्के में एकदम भी नहीं लेना है। शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में रिवीजन करने के लिए मेन मेन क्या स्टफ्स हैं, और उसके बाद में प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली है ही। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड सर्विस कॉस्टिंग है क्या। तो सर्विस कॉस्टिंग के लिए लिखा हुआ है दैट सर्विस कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग टेक्निक दैट इज अप्लाइड टू सर्विस सेक्टर। हम ऑलरेडी जानते हैं इसको। अवर ऑब्जेक्टिव हियर इज टू कैलकुलेट कॉस्ट एंड फेयर और प्राइस पर यूनिट ऑफ सर्विस, यानी कि हमको अपनी सर्विस की एक एक कंपाउंड यूनिट के बदले कैलकुलेट करना है यहाँ पे कॉस्ट और फेयर, या फिर प्राइस जो भी आप कहें, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। कंपाउंड यूनिट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के केस में टन किलोमीटर्स कैलकुलेट करना आसान है। किलोमीटर्स अलग से कैलकुलेट करें, टन अलग से कैलकुलेट करें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप रूम डेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, तो वहां पे भी नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ डेज को अलग अलग कैलकुलेट करके आपस में मल्टीप्लाई करें। जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सारी कंपाउंड यूनिट में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्लियर। जिस तरह कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है उसी तरह पैसेंजर ट्रांसपोर्ट भी आता है, जहां पे हम अपने पैसेंजर किलोमीटर्स का एक कंपाउंड यूनिट यूज करते हैं। इसके अलावा कंपाउंड यूनिट्स के केस में, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के केस में दो तरह की कंप्यूटेशंस चलती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है कमर्शियल। दोनों ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्लास में इनको बहुत बेहतर तरह से हमने डिस्कस किया था। अभी खैर इतनी जरूरत नहीं है कि इनके ऊपर में हम न्यूमेरिकल्स अलग से देखें, लेकिन हाँ एग्जाम में अगर सवाल आते हैं तो एब्सोल्यूट पे आते हैं, कमर्शियल पे नहीं आते। क्लियर। गुड, परफेक्ट। तो इसी के साथ में बस इस चैप्टर में और कुछ खास है नहीं, हालांकि थोड़ा बहुत कुछ है जो दिखाना है आपको मुझे कि प्रेजेंटेशन में क्या फर्क पड़ेगा। वो क्वेश्चन नंबर 1 करते हुए, उसको रिव्यू करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका फॉर्मेट किस तरह से हम मेंटेन करते हैं और किस तरह सारी कैलकुलेशन करते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ही रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि दो व्हीकल है और उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट और बाकी सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। आपको बोला गया है कि कॉस्ट कैलकुलेट करो पर किलोमीटर्स रन बाय दी व्हीकल, यानी एक एक किलोमीटर दौड़ने का ये व्हीकल का खर्चा क्या आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे दोनों व्हीकल के लिए कॉस्ट दिया हुआ है, जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। रोड लाइसेंस पर ईयर दिया हुआ है, अच्छी बात है, ईयरली ही सुपरवाइजर की सैलरी है, वेजेस पर आर है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये कि आपको सारी कैलकुलेशन को करना होगा या तो पर ईयर बेसिस पे या फिर मैं पर मंथ बेसिस पे, कोई एक बेसिस पकड़िए और उसी पे सारा काम कीजिएगा। यहाँ मुझे पर ईयर ज्यादा लग रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ईयरली कैलकुलेशन करना इज अ बेटर आइडिया हियर। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी दिया हुआ, वो पर लीटर पे दिया हुआ है, तो ड्राइवर की वेज पे अलग से काम करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ फ्यूल पे तो ऑब्वियसली अलग से काम करना ही पड़ेगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इजी है, किलोमीटर्स की कैलकुलेशन करते ही रिजल्ट आ जाएगा। टायर भी वैसे ही आ जाएगा। गैरेज सीधा सीधा दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, किलोमीटर्स दिया हुआ है तो किलोमीटर्स पे अपना टायर और रिपेयर दोनों निकल जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर का भी दिया हुआ है तो वो भी आसान है। अच्छा, ये किलोमीटर रन पर लीटर है तो ये माइलेज है, ये है माइलेज। इस माइलेज का हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट अवर कॉस्ट ऑफ फ्यूल। क्लियर। इसके अलावा estimated life of the vehicle is given in order to help us calculate depreciation.
क्लियरली बोला है कि आपको 10% इंटरेस्ट के तौर पे और चार्ज करना है अपने कॉस्ट ऑफ व्हीकल का, तो वो भी हम इधर चार्ज कर देंगे। एंड इसके अलावा बोला है कि जो व्हीकल है वो 20 किलोमीटर चलता है ऑन एन एवरेज इन एन आवर, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलने का इसका औसत है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन सारी कंप्लीट करनी है। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो अब ये इंफॉर्मेशन में देखो, हर इंफॉर्मेशन के पीछे का जो हिडन एजेंडा है वो समझ में आ जाता है क्या है। यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, कि ये बस ये व्हीकल ऐसे चलता है, तो इसी से अपने को पता चलेगा कितने आवर्स, क्योंकि टोटल किलोमीटर्स हमारे पास है, तो कितने आवर्स का काम यहाँ पे होता है। तो उतनी देर जाहिर सी बात है ड्राइवर उसको चला रहा है, तो ड्राइवर चला रहा है तो उस हिसाब से उसका 4 रुपए करके और 4 रुपए करके दोनों केस में जो भी वेज बनेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो आसान है, मुश्किल एकदम भी नहीं है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का कुछ तौर तरीका है। आइए एक बार उसको रिव्यू करते हैं कि वो कैसे करते हैं। बाद बाकी इन सारे क्वेश्चंस को जिनको भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। सो अगर आप इन सब के सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं, आप सिर्फ जा करके सीएम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना इंसर्ट कीजिए, यू विल गेट द सजेस्टेड आंसर्स टू डाउनलोड, जहां पे आप ये सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। और नहीं तो सिर्फ रिव्यू कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आ जाइए भाई, तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर पहले से लिख रखा है, ऑब्वियसली स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोडेड है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखो मैंने यहाँ पे ना खर्चों को 3 तरह से क्लासिफाई कर दिया। पहला जो टाइप है वो हमारा स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरा जो टाइप है वो है हमारा रनिंग चार्जेस, एंड तीसरा जो हमारा टाइप है वो है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाली जो कैटेगरी है वो आमतौर पर रिपोर्ट होती भी है, नहीं भी होती है। सो इट इज ऑप्शनल टू रिपोर्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अगर आप इसको नहीं रिपोर्ट करते अलग से चलेगा, लेकिन 2 कैटेगरी मेंशन करनी पड़ेगी, जिसमें से पहली क्या है स्टैंडिंग, दूसरी क्या है रनिंग। नाउ अब इनके बीच में बहुत ज्यादा दावपेच रहता है हमेशा आमतौर पे, ठीक है, कि कैसे हम डिसाइड करें रनिंग में क्या जाएगा और स्टैंडिंग में क्या जाएगा। तो आपको हर चीज में यही चीज देखना है कि अगर कोई भी खर्चा डिपेंडेंट है पर किलोमीटर पे तो फिर वो रनिंग का ही है। ठीक है, एकदम सीधी बात है, अगर कोई भी खर्चा पर किलोमीटर पे आप एसरटेन कर रहे हो वो रनिंग का ही कंसिडर किया जाएगा। एंड इसके अलावा कोई भी ऐसा खर्चा जो कि किसी पीरियोडिक खर्चे का रिप्रेजेंटेशन आपको दे रहा है तो फिर वो स्टैंडिंग होगा। आपके माइंड में आ गया कि सर डेप्रिसिएशन कहां लें, तो डेप्रिसिएशन भी अपने लेंगे इन रनिंग, करेक्ट। गाड़ी खड़े खड़े भी डेप्रिशिएट वैसे होती है, लेकिन हम आमतौर पे ज्यादा ज्यादा चलेगी तो ज्यादा डेप्रिशिएट होगी, इसी वजह से हम उसको रनिंग में लेंगे। इसके अलावा वेजेस वगैरह जो आप पे कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली रनिंग के लिए होते हैं। कोई अगर फुल टाइम एम्प्लॉय है तो उस केस के लिए आपको लेना पड़ सकता है एक स्टैंडिंग खर्चा भी। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस पे। इस सवाल की जहां तक बात है, यहाँ पे स्टैंडिंग के नाम पे जो जो खर्चे लिए गए हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को दिए हुए थे। ये है सारे के सारे खर्चे जो दिए हुए थे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये सारे के सारे जो अमाउंट्स हैं इनको कैलकुलेट करना आसान है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पर किलोमीटर नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन टोटल सारा कैलकुलेशन करा, विच इज 7500 हियर, करेक्ट, फॉर व्हीकल ए एंड 4500 फॉर व्हीकल बी। फिर रनिंग चार्जेस की बात आई, रनिंग में ही सबसे ज्यादा मजा आता है काम करने में। सबसे पहले वेजेस, वेजेस की कैलकुलेशन कैसे हुई समझिए। व्हीकल ए के लिए दिया हुआ था कि 15,000 किलोमीटर पूरे साल भर में वो चलती है गाड़ी। अब गाड़ी चलती तो है 15,000 किलोमीटर, स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो इस हिसाब से 15,000 डिवाइडेड बाई 20 से तो ये पता चलेगा कि कितनी देर ये गाड़ी चलती है। अब जितनी देर गाड़ी चलेगी उतनी देर ड्राइवर को भी पगार दी जाएगी घंटे के हिसाब से। तो नंबर ऑफ आवर्स इनटू ड्राइवर की रेट जो कि है 4 रुपए करके, तो बस वही अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। व्हीकल बी के लिए ध्यान रखिएगा वो सिर्फ 6,000 किलोमीटर चलती है साल भर में, तो 6,000 डिवाइडेड बाई 20 उस केस में भी होगा और इंटू 4 उधर में भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खर्चे कैलकुलेट किए गए हैं एंड 3,000 और 1,200 रुपए का खर्चा पकड़ा है। फ्यूल चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो फ्यूल का चार्जेस कैसे आया। फ्यूल चार्जेस का हिसाब बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 15,000, सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। सवाल में बोला आपको फ्यूल चार्जेस के लिए कि आपका माइलेज जो है वो है 6 और 5 का, और 15,000 और 6,000 आप चल ही रहे हो, और कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी आपको दिया हुआ है विच इज 1.5 रुपया, मतलब 1.5 रुपये में क्या ही आता है, लेकिन ठीक है इन्होंने बोलिया हमने मान लिया। तो अपनी गाड़ी चल रही है 15,000 किलोमीटर और उसकी माइलेज है 6 की, तो टोटल कितने लीटर्स ऑफ फ्यूल लगेगा पता चल गया, इंटू 1.5 की रेट कर दो, फ्यूल का खर्चा आ जाएगा। सिमिलरली व्हीकल बी के केस में 6,000 किलोमीटर पूरे साल भर में गाड़ी चल रही है, उसकी माइलेज 5 की है, तो 1,200 लीटर का फ्यूल लगेगा, 1.5 के हिसाब से 1,800 रुपए का तेल लगेगा। टायर चार्जेस, टायर चार्जेस के लिए कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सीधे किलोमीटर्स पे ही कैलकुलेशन कर ली, किलोमीटर्स पे ही खर्चा दिया हुआ था। बोला हुआ था 1 रुपी पर किलोमीटर फॉर व्हीकल ए, 1.8 रुपीज फॉर 0.8 फॉर व्हीकल बी, दोनों को आपस में बस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेशन बैठाई।
डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुआ? डेप्रिसिएशन के लिए हमने गाड़ी की जो वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल, वो लिया, उसको डिवाइड किया बाय द टोटल लाइफ ऑफ द व्हीकल मेजर्ड इन किलोमीटर्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर्स ट्रेवल्ड दिस ईयर। यानी कि अपनी गाड़ी 25,000 की है, जो कि 1 लाख किलोमीटर चलने की अनुमान है उस पे, और 15,000 तो इसी साल चल गई, तो जाहिर सी बात है हम 15% उसका डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिशिएशन अमाउंट निकल करके आया 3750। ऐसे ही 15,000 की गाड़ी जिसका लाइफ तो है 75,000 किलोमीटर्स का, 6,000 हमने चलाया, तो उस पर जो डेप्रिशिएशन आया वो आया 1,200 रुपए का। इस तरह से यहाँ पे हमारे जो रनिंग चार्जेस हैं वो भी कंप्यूट हो गए। इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी जो खर्चा दिया हुआ था वो डायरेक्टली किलोमीटर पे ही दिया हुआ था, 1.5 रुपए और 2 रुपए करके, जिसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एंड रिजल्ट हमारे सामने है। सारे खर्चों को जोड़ा, सारे खर्चों को जोड़ने के बाद में हमारे पास में टोटल आ गए और उसी से हमारा काम बन गया। यहां पे जाकर के मैंने पर यूनिट कैलकुलेशन जरूर करी है। पर किलोमीटर 3.7 एंड 4.25 की रिजल्ट आ चुकी है। ये कैसे आया, टोटल कैसे आया, आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं अगर इस पूरे सवाल में मैं अगर वापस ब्रीफ अप आपको करूं तो सबसे ज्यादा जो जोखिम भरा एरिया है वो है हमेशा ऐसी कैलकुलेशंस जहां पे कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। फ्यूल की कैलकुलेशन होती है डेंजरस, टायर यहाँ पे आसान था, मुश्किल नहीं था, ड्राइवर की वेजेस थोड़ी सी टेक्निकल थी, डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा टेक्निकलिटी था। तो इन सारी कैलकुलेशन को संभाल पाना ज्यादा जरूरी है। बात बाकी ये डिसीजन ले पाना कि आप सारी कैलकुलेशन पर एनम करेंगे कि पर मंथ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पर एनम लिखा है, तो यहाँ पे आप पर एनम लेंगे कि पर मंथ, ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आपने ढंग से डिसाइड नहीं किया तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सब चीजों का ध्यान देना होता है। एंड बात बाकी प्रेजेंटेशन इज वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस आप कैलकुलेशन करके टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए एंड उसको पर किलोमीटर पे कैलकुलेट कर दीजिए। नाउ दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। ये था जून 2017 का। ये आसान इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड यूनिट वगैरह के कोई लफड़े थे ही नहीं। बट आमतौर पे ऐसा होगा नहीं, सवाल आएंगे तो फिर कंपाउंड यूनिट्स भी आएंगे, और कंपाउंड यूनिट्स को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमको करना है। एक एक करके आइए रिव्यू करते हैं। सो नेक्स्ट ही क्वेश्चन जो इसके बाद में अपना आया वो था दिसंबर 2017 का। दिसंबर 2017 में, अब ये बुक का सवाल है, वैसे अपनी मैथ में भी था। दिसंबर 2017 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 8 नंबर के लिए आया था, एंड यहाँ पे 10 टैक्सीज के फ्लीट की बात हो रही है, करेक्ट। एंड उनके जो खर्चे हैं वो ज्यादातर आप देख सकते हैं यहाँ पे ना पर मंथ दिए हुए हैं ज्यादातर, तो ठीक है, कुछ एक पर एनम भी है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप इसको पर मंथ करने वाले हो कि पर एनम। यहाँ पे जहां तक बात है तो यहाँ पे इन्होंने इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर पूछा है, करेक्ट। तो इनको कोई मतलब नहीं है कि आपने पर ईयर पे किया या फिर पर मंथ पे किया। इस सवाल में भी आसान है। इस सवाल में आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी आपको पर किलोमीटर पे कैलकुलेट करना है, तो टोटल किलोमीटर्स कैलकुलेट कर लो, आपका काम हो जाएगा। सवाल में आपको कॉस्ट ऑफ टैक्सी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन के लिए जाहिर सी बात है दिया है। ऑफिस स्टाफ की सैलरी पर मंथ पे दी हुई है, गैरेज के सुपरवाइजर पर मंथ पे दिया हुआ है, गैरेज का खर्चा। ड्राइवर की सैलरी पर टैक्सी 10,000 रुपए करके दिया हुआ है, एंड रोड टैक्स एंड रिपेयर्स पर टैक्सी दिया हुआ है। तो जो पर टैक्सी दिया ना उन पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। बात बाकी सब चीज कॉमन है, ठीक है ना, 10 टैक्सीज के लिए, लेकिन जिसको चला करके ही बोल दिया है पर टैक्सी, उसको पर टैक्सी ही लीजिएगा। अब जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 6% ऑफ कॉस्ट, करेक्ट। जो कॉस्ट है वो पर टैक्सी पे है, तो जब पर टैक्सी पे है तो फिर यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 3 लाख इंटू 6% यानी 18,000 रुपए का, तो वो 18,000 रुपए भी पर टैक्सी ही आएगा। टैक्सी की लाइफ दी है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए काम आएगा, सैल्वेज भी दिया है। इसके अलावा बोला है कि टैक्सी 6,000 किलोमीटर पर मंथ चलती है, जिसमें से 10% टाइम तो वो एम्प्टी रहती है। पेट्रोल का खर्चा भी कैसे कैलकुलेट होगा बताया है, 72 रुपीज पर लीटर का पेट्रोल है और 11 किलोमीटर की हमारी माइलेज है। इसके अलावा अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 रुपीज पर 100 किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज करने हैं। यहाँ पे ये भी बोला है कि हायर चार्जेस हम 13 रुपए करके वसूलेंगे, करेक्ट, पर किलोमीटर पे। तो बताओ कि श्री अग्रवाल जिन्होंने इन टैक्सी को ऑपरेट करा रखा है उनके लिए फर्स्ट ईयर में कितना फायदा होने वाला है, उनके लिए टोटल प्रॉफिट कितना होगा। आसान है, कैसे होगा कैलकुलेशन देखते। तो अब जो आप देख रहे हो सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन आप देख सकते हो आप कि मैंने बहुत ज्यादा सजाने में गौर नहीं किया, रनिंग और स्टैंडिंग को अलग अलग किया नहीं है, सिर्फ खर्चों को यहाँ पे नोटिस कर लिया है। आप यहाँ पे खर्चे नोटिस करो तो यहाँ पे जितने भी खर्चे दिए हुए हैं वो सारे के सारे खर्चे दिए हुए हैं एनुअल बेसिस पे, लेकिन आपके टोटल बेसिस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप एनुअल बेसिस देखोगे तो आप देखो 60,000 रुपए का आपने ऑफिस स्टाफ का खर्चा लिया है। क्यों? 5,000 रुपए महीना दिया हुआ था और 12 महीने होते हैं, तो फिर 5,000 इंटू 60,000 रुपए हो गए। अब ये 60,000 जाहिर सी बात है सारे टैक्सी का, 10 टैक्सी का पूरे साल भर का खर्चा है। इसी तरह सुपरवाइजर का खर्चा 1,20,000, 60,000 का रेंट,
ड्राइवर की सैलरी आप देख सकते हैं 12 लाख लिया। कैसे 12 लाख लिया? 10,000 रुपए एक ड्राइवर लेता है एक महीने का, ऐसे 12 महीने तो फिर 1,20,000 तो एक ही टैक्सी का ड्राइवर का हो गया। ऐसे 10 हमारे पास टैक्सी है। रोड टैक्स एक टैक्सी का 6,000 तो 10 के बराबर 60,000। इंश्योरेंस आप देख सकते हैं 3 लाख की एक गाड़ी, 6% 18,000, 18,000 का 10, 1,80,000। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन देखिए अच्छी है, सिंपल है। आपके 3 लाख की गाड़ी है, 2500 रुपए उस पर एक्सपेक्टेड सैलवेज है, टोटल लाइफ 3 लाख किलोमीटर की, जबकि आपने एक साल में इसको 72,000 किलोमीटर चलाया। 72,000 कैसे आया? जब महीने में आप चला रहे हो 6,000 तो 6,000 इंटू 12, 72,000 किलोमीटर की आपकी एक साल की कैलकुलेशन हो गई। लेकिन ये पर टैक्सी पे आएगी, आपको इसको कैलकुलेट करना है 10 टैक्सी पे, तो 10 टैक्सी का कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। पेट्रोल के लिए आपको यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स देखने हैं। आपकी जो टैक्सियां हैं 10 टैक्सियां हैं, सबकी सब 6,000 किलोमीटर चलती है पर मंथ, तो इंटू 12 करेंगे तो फिर वो पर एनम भी आ जाएगा। इंटू 72 रुपीज करेंगे बिकॉज दैट इज द कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल डिवाइडेड बाई द माइलेज। क्लियर? इस तरह से पेट्रोल का भी खर्चा आ गया, सन्ड्रीज भी इसी तरह कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे अगर आप ये टोटल देखेंगे और पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 6,000 किलोमीटर एक गाड़ी चलती है, 10 किलोमीटर का आपका उस पे 10 टैक्सी का उस पे कैलकुलेशन, 12 महीने के लिए 12 महीना भी। लेकिन क्योंकि ये गाड़ी हर वक्त पैसेंजर्स को लेकर के नहीं चलती, 10% टाइम ये खाली भी चलती है, तो 90% का एडजस्टमेंट लगा करके इस पे कैलकुलेट किए गए वो किलोमीटर्स जिस दौरान फेयर कैलकुलेशन होगी। ठीक है ना? सो जिस दौरान पैसेंजर भी सवार है, तो हमने टोटल किलोमीटर्स कैलकुलेट किए विच इज 6,48,000 किलोमीटर्स। कॉस्ट निकाला, कॉस्ट पर किलोमीटर का आ रहा है 11.44, क्योंकि हम चार्ज कर रहे हैं 13 रुपए पर पैसेंजर से, पर पैसेंजर किलोमीटर का, तो फिर 11.44 उसमें से कॉस्ट माइनस कीजिए, हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1.56 पर पैसेंजर किलोमीटर। तो बस टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेटेड ही है, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। सो योर टोटल प्रॉफिट इन दिस केस इज 10,10,880। फेयरली सिंपल, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी खास इसमें भी नहीं था, आसान था, अच्छा सवाल था। ठीक है? इस सवाल में अगर आप देखेंगे, और ये मैं ना मतलब बहुत खुले मन के साथ में कह देना चाहता हूं, कई बच्चे प्रेजेंटेशन की आड़ में ना उनके हाथ नहीं चलते हैं। मैं कहता हूं यार इस चैप्टर में ना अगर आपके प्रेजेंटेशन की वजह से हाथ नहीं चल रहा है, प्लीज आप अपनी जो बुकलेट है उसके एकदम लास्ट पेज पे आ जाओ, पूरा सवाल बनाने का फर्स्ट जिगरा रखो, पूरा सवाल बना लो, प्रेजेंटेशन की चिंता एकदम मत करो। जब पूरा सवाल बन जाए उसके बाद में पेंसिल से ही बना लो या फिर जहां पे भी जो भी करना कर सकते हो, उसके बाद में डिसाइड कर लो किसको आप रनिंग में डालोगे, किसको स्टैंडिंग में डालोगे। मैंने क्लास के दौरान भी बोला है कि कभी भी सजावट के चक्कर में मेन मैटर को खराब नहीं करते। सो मेन मैटर पे वर्क कीजिए, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए, एंड इसी तरह आपको अपना कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्लियर? परफेक्ट। नेक्स्ट दिसंबर 2018 का सवाल। दिसंबर 2018 का सवाल है, मतलब जून 2018 के सवाल को आप देख सकते हैं सिमिलर सवाल है, इसी वजह से मैंने स्किप भी किया हुआ है, मैंने रिव्यू आंसर्स में भी इसको नहीं डाला हुआ है, हालांकि सजेस्टेड आंसर में आपको ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि आप, क्योंकि मैंने इसको रिव्यू में नहीं डाला, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो यू कैन सॉल्व दिस ऑफ योर ओन। So if you wish to do this question of your own, you can do that right now। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं, आंसर्स दिए हुए हैं वैसे, ठीक है ना, फाइनल आंसर दिया हुआ है। सो सी इफ यू कैन सॉल्व दिस एंड यू कैन गेट क्लोजर टू दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है। 20 किलोमीटर का एक रूट है बस के लिए और 10 बसेस हैं, 60,000 रुपए की कॉस्टिंग है उनकी, लाइफ है 5 साल की, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट बड़े आराम से हो जाएगा, इंश्योरेंस, एनुअल टैक्स, गैरेज, ये बुक का सवाल है। ठीक है? इसके अलावा ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी सब कुछ दिया हुआ है, हम सब कुछ जानते हैं। कमीशन यहाँ पे 10% ऑफ टेकिंग्स दिया हुआ है, इसके अलावा प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे आई थिंक 15% ऑफ टेकिंग्स, जितना मुझे याद आ रहा है। हाँ जी, करेक्ट। तो यहाँ पे ये सवाल ही याद हो जाते हैं, इतनी बार बनाए हुए रहते हैं क्लास में। तो 10%, 15% के दोनों आपके पास में आ गए, कमीशंस भी आ गए और प्रॉफिट भी आ गया, दोनों मिला के 25%। तो आपको क्या करना है, आपको टोटल कॉस्ट निकालना है और टोटल कॉस्ट को यहाँ पे डिवाइड करना है बाई 75%। रिमेंबर पिज्जा थ्योरी, बस टोटल कॉस्ट निकालिए, डिवाइड बाई 75% कीजिए, आपका टोटल फेयर आ जाएगा। ठीक है? जिसे हम टोटल कलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना? तो वो आएगा कैसे, आई विल शो यू दैट। इसके अलावा बाद बाकी सारे खर्चे दिए हुए हैं। अब इन सारे खर्चों में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, यू हैव बीन गिवन इंफॉर्मेशन एवरीथिंग ऑन पर मंथ बेसिस। ठीक है? इट मेक्स मच मोर सेंस कि आप सारी कैलकुलेशन को पर मंथ पे करो। हालांकि देखो ये जरूरी नहीं है,
ठीक है, आप सभी जानते हैं मेरे को पर एनम करना बहुत ज्यादा पसंद है, मैं आमतौर पे कर भी देता हूं, बट इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो पर मंथ की इतनी सारी कैलकुलेशन दी हुई है, एंड इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो कैलकुलेशन दी है वो मंथ तक जाकर के फिनिश हो गई, ठीक है, ईयरली तक गई नहीं है इन्फॉर्मेशन। सो बेस्ट तरीका तो यही होगा कि हम इसको पर मंथ के बेसिस पे ही सॉल्व कर दें, बाद बाकी मैं पर एनम करता हूं, तो पर एनम के हिसाब से जो रिव्यू है वो आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम पैसेंजर, उसके लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी शुरू की है। नाउ ऑल द कैलकुलेशन हैज बीन डन ऑन पर बस पर एनम बेसिस, सारे खर्चे एक एक करके लिस्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भी आपके लिए स्टैंडिंग और रनिंग का अलग अलग बखेड़ा नहीं किया है फिलहाल, जो आता है वो चुपचाप करने का, अमाउंट बैठाने का, अमाउंट बैठाइए, देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब बोल रहा हूं, एग्जाम में तो ऑब्वियसली यू हैव नो ऑप्शन, लेकिन तब भी आप कम से कम सारी कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए, अगर कैलकुलेशन आपसे अच्छे से हो जाए तो फिर उसको रीड्राफ्ट कर लीजिए, तो रफ में जो आपने काम किया उसको वापस फेयर में उतार लीजिए, रनिंग और स्टैंडिंग को अलग अलग दिखाते हुए। यहाँ पे सारे खर्चे रिपोर्टेड हैं। इन सारे खर्चे में अगर आप एक कॉमन चीज देखोगे तो वो ये देखोगे कि जितनी भी कैलकुलेशंस कॉमन में है, कॉमन कॉमन कॉमन, उन सब में डिवाइड बाई 10 किया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं पर बस, ठीक है। सो ऑब्वियसली दीज कैलकुलेशंस हैव बीन डन ऑन टोटल बेसिस, तो इनको डिवाइड बाई 10 किया गया है पर बस पे आने के लिए। दूसरा, क्योंकि हम पर एनम कर रहे हैं इसलिए आप मैक्सिमम जगह देखेंगे इंटू 12 हुआ है, इंटू 12 इसलिए हुआ है क्योंकि ज्यादातर खर्चे पर मंथ पे ही दिए हुए थे, तो वो पर मंथ के खर्चों को लेकर के आए हैं हम कहां पे, पर एनम पे, तो ये एक्स्ट्रा काम हमने किया है, आप भी कर सकते हो। एनुअल टैक्स एनुअली ही होता है, डेप्रिसिएशन भी एनुअली होता है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए कैलकुलेशन देखो बहुत सिंपल है, 60,000 रुपए पूरे आपकी कॉस्ट ऑफ व्हीकल है, 5 साल चलने की बात है, सैलवेज कुछ है नहीं, तो 12,000 रुपए का सालाना डिप्रिसिएशन आ गया पर व्हीकल का, तो वो भी ठीक है। इसके अलावा पेट्रोल, पेट्रोल की कैलकुलेशन जोरदार है। पेट्रोल की कैलकुलेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है 3 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 12 इंटू 400/100। अब ये सब क्या चीजें हैं भैया, आइए डिड्यूस करवाता हूं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 3 राउंड ट्रिप्स है, राउंड ट्रिप का मतलब होता है 3 इंटू 2 अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो किलोमीटर्स हैं वो किलोमीटर्स कितने हैं जी, इस एक साइड के किलोमीटर्स कितने हैं, 20 किलोमीटर्स, सो दिस विल बी 3 इंटू 2 इंटू 20, यहां तक मतलब 3 राउंड ट्रिप के लिए 3 इंटू 2, उसके अलावा जो एक साइड का डिस्टेंस है वो कितना है 20 किलोमीटर्स करके, और उसके बाद में 25 दिन महीने का और 12 महीने साल के, ठीक है ना। तो टोटल किलोमीटर्स कितने आए, टोटल किलोमीटर्स यहां आ रहे हैं देख लो, 3 इंटू 2 ये राउंड ट्रिप्स के लिए है, 20 किलोमीटर्स है, 25 डेज है, ये मंथ्स है, करेक्ट। तो इससे जाकर के आपके पास टोटल किलोमीटर्स इन अ ईयर आ गए, और उसके बाद कुछ नहीं, हमने यहाँ पे माइलेज वाला सिस्टम लगाया, एंड माइलेज का सिस्टम लगाते ही यहाँ पे अपना वैल्यू आ गया। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास में टोटल कॉस्ट आया, इस कॉस्ट को डिवाइड किया 75% से, आप देख सकते हैं बड़े देसी तरीके से फटाफट सॉल्व किया गया इसको, एंड कलेक्शन अमाउंट आया 5,36,800। याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास किलोमीटर्स थे उन किलोमीटर्स में पैसेंजर्स को मल्टीप्लाई करते ही पैसेंजर किलोमीटर्स भी आ जाते हैं। सो बस आपको क्या करना था, फेयर को डिवाइड करना था बाय पैसेंजर किलोमीटर्स टू गेट अवर cost fare per passenger kilometer, which was fairly easy to calculate. We have calculated this and this was easy. ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। परफेक्ट। जून 2019 में लॉज का एक सवाल आया, अगेन ये सवाल हम लोगों ने किया हुआ है, इनफैक्ट काफी इलेबोरेट फॉर्म में हमने क्लास में किया हुआ है, उस पर तो सवाल भी था इस पे आगे और बहुत सारा, पर यहाँ पे सवाल बहुत सिंपल सा है। ये सवाल आपको एकदम सिंपल सा ये बोल रहा है कि भाई 3 तरह के रूम्स हैं, ठीक है, और ये तीनों तरह के रूम्स पे ऑक्यूपेंसी भी दी हुई है, आपको रेंट भी दिया हुआ है, एकदम बुक का सवाल है ये, ठीक है, और रेंट का कुछ पोर्शन आपके टेकिंग्स पे भी डिपेंड करता है, तो पिज्जा थ्योरी में ये काम आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम तीनों के कैलकुलेशंस करके दिखाने हैं, जो कि 200, 300 और 600 होने वाले हैं, क्लियर। तो ये जो कैलकुलेशंस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड ये क्योंकि क्लास में हमने किया हुआ है तो ये हम स्किप कर रहे होंगे, क्लियर। स्किप कर रहे हैं क्या हम, जस्ट अ मिनट मुझे देखने दो, नहीं स्किप नहीं किया हुआ है, इसका कुछ पोर्शन मैंने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है, तो आइए उस कुछ पोर्शन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो ये कुछ पोर्शन है यहाँ पे जो रिव्यू के लिए, आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट जो लिया है ना हमने, ये देखिए ये कहां से आया, 64,44,000, ये आपका 2018 का कॉस्ट है। कैसे आया, एकदम फास्ट कैलकुलेशन दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ये जो जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है ना, जितनी ये वाली
ये इन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि बुक का सवाल है तो बड़े आराम से हम भी फास्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आप भी फास्ट कर पाते होंगे बुक के सवाल जो होते हैं उनको। इसको टोटल करेंगे तो टोटल करते ही हमारे पास यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी विच इज 64,44,000। इसमें हमने रेंट जोड़ा। रेंट आप देखेंगे इस सवाल में खास बात जो थी वो ये था कि रेंट जो था वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है ना। रेंट की बात इन्होंने की थी लास्ट पेज पे, तो रेंट यहाँ पे दिया हुआ था 1,20,000 रुपए पर मंथ, तो ये हो गया 14,40,000 रुपए पर एनम का। तो ये अलग से और ऐड करना था हमें रेंट के नाम पे, तो वो भी हमने टोटल खर्चे में ऐड किया। क्या वहां पे बात बन गई पूरी? नहीं, वहां पे कैसे बनेगी? यहां पे आया अपने पास में टोटल कॉस्ट, ठीक है, बट दिस टोटल कॉस्ट इज एक्सक्लूडिंग फ्यू थिंग्स। क्या क्या एक्सक्लूड करते हुए? इसमें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं अपने रेंट का वेरिएबल पोर्शन, इसमें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं कमीशन, इसमें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना। तो इन तीनों चीजों को छोड़ करके हमारा जो टोटल कॉस्ट आया वो आया 78,84,000। अब यहां पे हमने पिज्जा थ्योरी लगाई। पिज्जा थ्योरी कैसे लगी फिर से देखते हैं। 5% यहां पे रेंट के नाम पे, ठीक है, 20% का प्रॉफिट, कमीशन था ही नहीं इस सवाल में, बस हो गया अपना काम। यानी पिज्जा थ्योरी का अगर मैं हिसाब बताऊं तो आपका यहां पे जो खर्चा रिपोर्टेड है, ठीक है, दिस इज योर पिज्जा, करेक्ट, जो एक्सपेंस आपको रिपोर्टेड है वो है 75% एंड उसका अमाउंट है 78,84,000। क्लियर? ये बाद बाकी जो 25% है इसमें से 5% आपका रेंट का है और 20% आपका प्रॉफिट का है। डज नॉट रियली मैटर, हमें से 75% और अमाउंट से मतलब है। तो हमने अमाउंट को डिवाइड किया 75% से, हमें पूरे पिज्जा की वैल्यू मिल गई विच इज टोटल कलेक्शन। सो टोटल कलेक्शन हैपेंस टू बी 1 लाख, एक्चुअली 1,05,12,000 रुपीज, ये हमारा टोटल कलेक्शन है। अब इस टोटल कलेक्शन के बाद में हमने यहां पे कैलकुलेशन किया इक्विवेलेंट रूम्स का। इक्विवेलेंट रूम्स पर डे कितने ऑक्यूपाइड हैं, तो 100 रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं सिंगल के, तो 80% की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से इक्विवेलेंट रूम्स 80 पकड़ेंगे। डबल रूम 40 ऑक्यूपाइड रहते हैं 60%, लेकिन हमने पकड़े हैं 36। वाई 36 इक्विवेलेंट रूम्स? 36 इक्विवेलेंट रूम्स इसलिए पकड़े हैं हमने क्योंकि ये जो रूम्स हैं ये 1.5 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो इनको अगर हम इक्विवेलेंट बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर हम इनको 1.5 गुना करेंगे। इसी तरह ट्रिपल जो है, ट्रिपल उससे भी डबल है, तो 20 इंटू 50%, ठीक है, तो होना तो चाहिए 10, 20 इंटू 50% होना चाहिए 10, लेकिन फिर भी हम इसको लिख रहे हैं 30। वाई? बिकॉज जो डबल रूम है, ठीक है, वो सिंगल रूम से 1.5 गुना ज्यादा महंगे और डबल से ट्रिपल 2 गुना महंगे, तो दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 3 गुना महंगा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अ सिंगल रूम। इसीलिए यहाँ पे 2 इंटू 50% इंटू 3 किया गया टू गेट अवर 30 रिजल्ट। सॉरी, इक्विवेलेंट रूम्स का टोटल आ गया। इक्विवेलेंट रूम्स का जो टोटल आएगा उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में लिया। हर दिन इक्विवेलेंट बेसिस पे 146 सिंगल रूम्स हमारे होटल के ऑक्यूपाइड रहते हैं। नहीं है हमारे पास 146 रूम्स, मैं जानता हूं, लेकिन इक्विवेलेंट बेसिस पे हम यही कहेंगे कि 146 रूम्स आर ऑक्यूपाइड एवरी सिंगल डे। ऐसे 360 दिन साल भर के हैं, तो जाहिर सी बात है हम हर एक सिंगल रूम से 200 रुपए करके लेंगे। एक बार एक का फेयर आ गया तो बाकी का सबका अपने आप आ जाएगा। 200 का 1.5 गुना होता है 300 और 300 का डबल होता है 600, तो इसी तरह से आपका फेयर आ गया फॉर ऑल द 3 कैटेगरी ऑफ रूम्स। क्लियर? इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया हुआ है शीट में, आप चाहे तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लुक्स लाइक अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड सिमिलर क्वेश्चन, जो हमने किया है वैसा ही है, होटल इंडस्ट्री का ही है, तो जरूर से एक बार इसको ट्राई करें और इन आंसर्स तक पहुंच करके दिखाएं। बाद बाकी सर्विस कॉस्टिंग हमेशा की तरह ऐसा ही रहेगा, कभी भी इसका पैटर्न बदलेगा नहीं। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे और आएंगे जरूर, ये मैं आपको सचेत करते हुए आ रहा हूं, पहले से करते आ रहा हूं, और वापस मैं बता दे रहा हूं कि सर्विस कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएंगे। ट्रांसपोर्ट से भी आ सकता है, होटल इंडस्ट्री से भी आ सकता है, अभी नया नया कोविड से रिलेटेड हेल्थ केयर वगैरह भी आ सकता है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे ड्यूटी बनता है कि हम कैलकुलेशन करना अच्छे से समझें, इन सवालों को ढंग से एक सही डायरेक्शन में सेट करना पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यू विल हैव टू डिसाइड कि पर व्हीकल कर रहे हो कि टोटल व्हीकल का कर रहे हो, यू विल हैव टू डिसाइड पर मंथ कर रहे हो या फिर पर एनम कर रहे हो। तो जो भी आप काम कर रहे हो वो चीज को थोड़ा सा आपको डिसाइसिव वे में समझना पड़ेगा, एंड वंस यू हैव डन दैट उसके बाद तो काम आसान हो जाएगा।
कैलकुलेशंस का ध्यान रखिएगा। चैप्टर बड़ा अच्छा है, अगर आपको ये चैप्टर बड़ा अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस चैप्टर। अभी के लिए इतना ही रखता हूं इस चैप्टर के लिए। आई थिंक अब इसके बाद में एक ही चैप्टर और हमें करना है, जिसको करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड यस, एक ही करना है क्या अभी? लेट मी चेक। नहीं, अभी दो और करने हैं, तो दो चैप्टर्स और करके उसके बाद में हम लोग कर रहे होंगे कंप्लीट। लेकिन फिलहाल चैप्टर नंबर 9 की बारी है।